टारगेट फॉर एग्जाम में आपका स्वागत करते हैं। पंचवर्षीय योजना का जो डिस्कशन किया गया यूपी पैट में, आज पंचवर्षीय योजना को डिस्कशन करेंगे। देखो 5 ईयर प्लान जो थे पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में, पीपल प्लान कभी पूछा जाए तो सन 1945 में एम.एन. राय द्वारा लाया गया था। ठीक है। सर्वोदय योजना पूछी जाए तो सर्वोदय योजना जयप्रकाश नारायण लाए थे सन 1950 में, इसको ध्यान रखना। उसके बाद पंचवर्षीय योजनाओं में योजना पूछी जाए कि योजना क्या होती है तो लिख लेना कि समुचित संसाधनों को प्रयोग करके जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम कार्य को करते हैं उसको योजना कहते हैं। योजना क्या होती है हमने बता ही दिया कि किसी भी उद्देश्य की पूर्ति के लिए समुचित संसाधनों का प्रयोग हम करते हैं और उनको यूज करके जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम कार्य करते हैं उसको योजना कहते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 में लाई गई थी। पंचवर्षीय योजना की हम बात करें तो उस समय 6 साल की पंचवर्षीय योजना लाई जा रही थी, लेकिन उस समय भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे जवाहरलाल नेहरू। इसलिए जवाहरलाल नेहरू उस समय के रसिया से यूएसएसआर से प्रभावित थे, इसलिए पंचवर्षीय योजना रसिया के सहयोग से भारत में स्थापित की गई और जवाहरलाल नेहरू ने उसको एडॉप्ट किया पंचवर्षीय योजना को, रसिया की पंचवर्षीय योजना को। उसके आधार पर ही भारत में पंचवर्षीय योजना लाई गई, जिसका कार्यकाल पहला था 1951 से 1956। प्रारूप तैयार किया था के.एन. राज ने। मॉडल था हेराल्ड डॉमर मॉडल, ये अमेरिका के साइंटिस्ट थे। उद्देश्य था कृषि, सिंचाई एवं यातायात, क्योंकि भारत हमारा कृषि प्रधान देश है, इसलिए वहाँ साधन था कृषि, सिंचाई एवं यातायात को ध्यान में रखा गया। कार्य था सामुदायिक विकास कार्यक्रम। ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम अमेरिका के सहयोग से ही भारत में स्थापित किया गया था, एस्टैब्लिश किया गया था। लेकिन ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम भारत में सफल नहीं हुआ। सफल न होने के कारण थे सरकार ने सारी जिम्मेदारियां राज्य स्तर पर सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दी थी। इन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेटों ने उस जिम्मेदारियों का जो निर्वहन था वो सही तरीके से नहीं किया, अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से नहीं निभाया। अंततः ये सामुदायिक विकास योजना असफल हो गई। इसी के प्रसार को बढ़ाने के लिए एक फिर योजना भारत में लाएगी, राष्ट्रीय प्रसार सेवा 1953। इसका डिस्कशन में इसमें किया नहीं हो, लेकिन ध्यान रखना पूछा जाए राष्ट्रीय प्रसार सेवा किस सन में आई तो 1953 में आई। ठीक है। जनसंख्या नीति भी प्रथम पंचवर्षीय योजना में लाई गई थी 1952 में। जनसंख्या नीति के बारे में विश्व में सबसे पहला देश भारत था जो जनसंख्या नीति को लाया था। लेकिन ये आश्चर्य मान लो, ये विडंबना मान लो कि भारत जनसंख्या पे कंट्रोल नहीं कर पाया। भाखड़ा नागल बांध, हीराकुंड बांध, दामोदर नदी घाटी की परियोजना की स्थापना प्रथम पंचवर्षीय योजना में ही भारत ने की थी, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। इसीलिए हमें इन नदी घाटियों की स्थापना सिंचाई के कारण करनी पड़ी, क्योंकि भारत मानसून पे पहले आधारित था। मानसून आएगा तो कृषि होगी, पानी गिरेगा तो ही पैदावार होगी, खाद्यान्न उत्पादन होगा, और नहीं हुई तो भूखों मरेंगे और भूखों मरे भी हैं, इसका हम आगे बताएंगे। इसीलिए इन नदी घाटियों की स्थापना भारत में की गई। ठीक है। इसका लक्ष्य था 2.3% को पाना, लेकिन प्राप्त उससे भी ज़्यादा हम कर गए 3.5%, और भारत खुशी से झूम उठा कि अपने लक्ष्य को प्राप्त कर गए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना को देखो। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 के बीच। इसका उद्देश्य था औद्योगिक विकास। मॉडल था पीसी मानवस मॉडल, जिन्हें भारतीय सांख्यिकी का जनक भी कहा जाता है। स्टैटिस्टिक्स डे जो मनाया जाता है 29 जून को, इन्हीं के जन्मदिन पे मनाया जाता है। ये जवाहरलाल नेहरू के बहुत करीबी माने जाते थे। जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल बनाया था वो इन्हीं पीसी मालोस ने बनाया था। भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना भी इन्होंने कलकत्ता में की थी, ISI, इनको ध्यान रखना। ठीक है। कार्य था भारी उद्योगों का विकास, और जब भारी उद्योगों का विकास होगा तो 3 प्रकार के, देखो भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई, राउरकेला की स्थापना हुई इस्पात संयंत्र की,
ये भिलाई इस्पात संयंत्र यूएसएसआर उस समय, इस समय का रसिया, उस समय का यूएसएसआर, इसने स्थापना की थी। दुर्गापुर बिटरई के सहयोग से हुआ था। राउरकेला जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। राउरकेला उड़ीसा में स्थापित किया गया था। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था। और ये भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ में स्थापित किया गया था। किन किन देशों ने किया, कौन कौन से इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए, इनको ध्यान रखना। किस पंचवर्ष योजना में करे गए, ये ध्यान रखना। खादी ग्राम उद्योग की स्थापना 1957 में की गई। तृतीय पंचवर्ष योजना का समय था, इस समय के वर्तमान में लिख रहा हूँ मनोज कुमार ने, ठीक है, इस समय की। अब सुनो हुआ क्या, इतना ध्यान रखना कि द्वितीय पंचवर्ष योजना का कार्यकाल जो रहा है 1956 से 1961 रहा है। इसका जो मॉडल तैयार किया पीसी महालनोबिस मॉडल था। ये भारतीय सांख्यिकी के जनक कहे जाते हैं। ध्यान रखना 29 जून को स्टैटिक्स डे मनाया जाता है। ये जवाहरलाल नेहरू के करीबी थे। भारतीय उद्योगों की स्थापना इसका लक्ष्य था, भारतीय उद्योगों की स्थापना हुई, ठीक है, इसको ध्यान रखना। लक्ष्य था 4.5%। हम द्वितीय पंचवर्ष योजना में लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए, 3.5 ही हमें मिला देखने को, जबकि प्रथम पंचवर्ष योजना में हम लक्ष्य को पार कर गए थे, ठीक है, इतना ध्यान रखना। अब हम देखेंगे आगे तृतीय पंचवर्ष योजना। तृतीय पंचवर्ष योजना का मॉडल क्या रहा, क्या नहीं रहा, इसको देखो। तृतीय पंचवर्ष योजना 1961 से 1966 के बीच, ये सभी पंचवर्ष योजनाओं में जो हमारी जितनी भी पंचवर्ष योजनाएं आई हैं उनमें से सबसे असफल परियोजना, सबसे असफल योजना यही रही है। क्यों रही है? उसी समय का 1965 का भारत चीन युद्ध, 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध, भारत बुरी तरीके से टूट चुका था, खाद्यान्न की कमी हो गई थी, पैसा भी भारत दूसरे देशों से उधार ले रहा था। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 के बीच लाई गई। हमारा उद्देश्य था कृषि एवं उद्योगों का समन्वित विकास करना, उद्योगों का समन्वित विकास करना, क्योंकि प्रथम में तो हम कृषि बहुत अच्छी कर चुके थे, लक्ष्य को प्राप्त कर गए थे। उद्योग जैसे ही हम अपनाना शुरू किया, उद्योगों का लक्ष्य हम अपने लक्ष्य से नीचे चले गए। इसलिए सोचा गया कि भैया कृषि और उद्योग दोनों को लेके चलो। तृतीय पंचवर्षीय योजना में ऐसा ही मॉडल तैयार किया गया और हमारा उद्देश्य भी रहा कृषि एवं उद्योगों का समन्वित विकास। और जो मॉडल रहा वो सुकुमार चक्रवर्ती सुकुमार चक्रवर्ती थे, उन्होंने तैयार किया था। 1961 में बोकारो लोह इस्पात कारखाना की स्थापना हमारे देश में यूएसएसआर ने की थी, ठीक है, क्योंकि कृषि एवं उद्योग दोनों का विकास करना था, इसलिए 1961 में बोकारो लोह इस्पात की स्थापना की गई। 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ। इस समय भारत के रुपए का बहुत बड़ा मूल्यन हुआ। इसकी स्टोरी अभी हम थोड़ा बताते हैं थोड़ी देर में। सेकंड, अब देखो हुआ क्या, 1964, देखो 1962 में, इससे पहले भारत जो था वो चाइना को भाई मानता रहा। जवाहरलाल नेहरू की नीति थी, वो कहते थे कि भारत चाइना भाईचारे की भावना का विकास, पर ये चाइना नहीं मानता था कि भारत भाई है, इसने नहीं माना। हुआ क्या परिणाम कि जो इंग्लैंड सीमा रेखा खींच के गए थे, मैकमोहन रेखा, भारत और चाइना के बीच में, इसको भारत ने तो फॉलो किया। भारत ने कहा जो मैकमोहन रेखा खींची गई है इंग्लैंड के द्वारा वही सीमा रेखा है, लेकिन ये नहीं मानते थे उसको। इन्होंने क्या किया, उस समय इन्होंने बहुत हलचलें पैदा की, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा उठाया इस पर। उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी जवाहरलाल नेहरू के लिए बहुत चिट्ठियां लिखी और कहा कि चाइना आज दिन तक जो मुद्दा उठा रहा है कि सीमा नहीं है, ये क्या मुद्दा है, इसको देखो। लेकिन उस समय जवाहरलाल नेहरू ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। उसका परिणाम ये निकला, और उस समय भारत स्वतंत्र हुआ ही था इंग्लैंड से, युद्ध की स्थिति में भी नहीं था, और आज भी 75 किसी का रहता भी नहीं है भारत इतनी जल्दी। उस समय लुटा खुदा भारत था। 1947 के बाद स्वतंत्रता मिली थी, हमें तो अंग्रेजों ही ने बहुत लूटा था, तो नहीं चाहते थे जवाहरलाल नेहरू कि हम युद्ध करें किसी से। तब तो गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना ही जवाहरलाल नेहरू ने की थी, ठीक है। उन्होंने कहा था मैं किसी देश की गुट के साथ नहीं हूँ, गुट निरपेक्ष हूँ मैं। उस समय तिब्बत हुआ करता था, तिब्बत एक देश था, उस तिब्बत को चाइना कहने लगा कि ये मेरा है,
तो तिब्बत में लामा रहते हैं। लामा का मतलब बौद्ध धर्म बहुत उच्च स्तर पे फैला हुआ है तिब्बत में। तो लामाओं के लामा दलाई लामा थे। दलाई लामा का प्रभुत्व था तिब्बत में। तो दलाई लामा ने कहा, भैया ये तिब्बत तुम्हारा कैसे हो गया, ये तिब्बत तो स्वतंत्र है, स्वतंत्र देश है। जब इतना कहा तो ये बात चाइना को बड़ी खराब लगी और चाइना ने कहा कि तुम स्वतंत्र हो तो तुम्हें हम देख लेते हैं कैसे स्वतंत्र हो। चाइना ने कहा कि भाई पकड़ो इनको। दलाई लामा बेचारे को कोई रास्ता नहीं दिखा तो भारत की तरफ भाग खड़े हुए और भारत में ये सबसे पहले पहुंचे दिल्ली। और भारत का ये संस्कार रहा कि आए हुए को अतिथि माना है। उसी प्रकार से इनका आदर सम्मान किया गया और दिल्ली में इनको रोक दिया गया। चाइना ने जवाहरलाल नेहरू से फ़ोन करता है चीन, कहता है भाई इनको हमें दे दो। भारत ने कहा ऐसा तो नहीं हो पाएगा। इसी का मूड लेके चाइना युद्ध कर देता है 1962 में। उस समय हमारी सेना मैदानों में लड़ने के लिए तो बहुत अच्छी थी, लेकिन भारत ने ये सोचा भी नहीं था, ये विडम्बना ही मान लो कि हम इतनी ऊंची पहाड़ियों पे भी युद्ध करेंगे और युद्ध हो सकता है। तो मेरी सेना उस समय इतनी परफेक्ट नहीं थी। उस समय के जो जनरल कर्नल भी रहे थे वो भी इतने परफेक्ट नहीं थे और हमें हार की खानी पड़ी। ऐसे हम कहते नहीं है कि भारत हारा चीन से, क्योंकि मेरा जंग में आमने सामना नहीं हुआ उनसे। हम सोच ही नहीं रहे थे, हम युद्ध के मूड में नहीं थे, उन्होंने युद्ध कर दिया। लेकिन अंततः हुई तो हारी, कहेंगे नहीं लेकिन जानते तो हैं। 1962 में हमारे रुपए का बहुत बड़ा अवमूल्यन हुआ। हम दूसरे देशों से रुपया लेने लगे क्योंकि हमारी स्थिति वो नहीं थी, क्योंकि हम हाल ही में स्वतंत्र हुए थे। खाद्यान्न की भी कमी पड़ गई भारत में और इस परेशानी से हम जूझ ही रहे थे। 1962 का बार ख़त्म ही हुआ था। 1965 में ये नालायक पाकिस्तान भी युद्ध कर बैठा हमसे। और जब 1965 में अब हुआ क्या कि 1962 का जैसे युद्ध समाप्त होता है, भारत हारा और इसका एक सदमा या झटका मान लो जवाहरलाल नेहरू की आत्मा को लगा और वो उनकी मौत हो गई 1964 में। 1964 में जब इनकी मौत हो जाती है तो कारवार प्रधानमंत्री उस समय गुलजारी लाल नंदा बनाए जाते हैं। उसके बाद द्वितीय प्रधानमंत्री भारत के बनते हैं लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री उस समय के प्रधानमंत्री थे और इन्होंने खाद्यान्न की कमी थी तो आकाशवाणी पे एक सूचना की थी कि हमारी सेना को खाद्यान्न की बहुत बड़ी कमी है, इसलिए पूरा भारत भैया एक बार खाना ही खाएगा। और ऐसा हुआ, लोगों ने किया। और ऐसा नहीं, ऐसा लाल बहादुर शास्त्री ने भी किया, उन्होंने भी एक बार ही खाना खाया, ऐसा बताया जाता है। 1965 में पाकिस्तान युद्ध कर बैठा, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री वो शेर दिल प्रधानमंत्री थे। उन्हें लगा कि युद्ध होगा तो उन्होंने सेना को बुला के इतना जोश भर दिया कि सेना ने खदेड़ा और लाहौर में जाके तक खदेड़ दिया। लाहौर में भारतीय सेना चली गई। जब लाहौर में भारतीय सेना पहुंची तो ये भागा पाकिस्तान अमेरिका के पास पहुंचा। अमेरिका ने कहा भाई बात तो बन सकती है लेकिन रसिया के पास चले जाओ, तो क्योंकि रसिया का मित्र है भारत। ये रसिया के पास गया। रसिया ने फ़ोन किया भारत को क्या फ़ोन किया, लाल बहादुर शास्त्री उस समय के प्रधानमंत्री थे। ताशकंद में मीटिंग बुलाई गई, ताशकंद में पार्टी रखी गई और हमारे लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद में पहुंचे, समझौता हुआ। पाकिस्तान बोला कि ऐसा हम कभी नहीं करेंगे, हमारी ये गलती थी जो मैं कर बैठा, ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन नाराज मानता कभी नहीं, आज भी दिन युद्ध करता। तो ताशकंद समझौता हुआ था, ताशकंद में मीटिंग हुई थी। अगर ताशकंद समझौता पूछा जाए किस सन में हुआ था, 1965 में इसी पाकिस्तान को लेकर हुआ था। उसी ताशकंद समझौते में रात को लाल बहादुर शास्त्री के सीने में दर्द हुआ और उनकी मौत हो गई वहीं पे। अब क्या हुआ कि 1966 में फिर कारवार प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई और उसके बाद हमें एक स्थायी प्रधानमंत्री की ज़रूरत थी, तो स्थायी प्रधानमंत्री हमारी बनी इंदिरा गांधी जी। 1966 में इंदिरा गांधी जी आई। उस समय भारत में भुखमरी का दौर था, खाद्यान्न की बहुत बुरी तरीके से मतलब त्राईमाम भारत में मची थी, खाद्यान्न की कमी थी। जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बनती हैं
तो ये अमेरिका जाते हैं और अमेरिका में व्हाइट हाउस में उस तरीके से स्वागत इनका नहीं किया जाता कि हम तो बहुत गरीब देश थे। 1947 में हम तो इंग्लैंड से ही स्वतंत्रता पाए थे, उसके बाद चाइना युद्ध कर बैठा, चाइना से निपटे तो पाकिस्तान कर बैठा, और हमारी जो कृषि थी वो हमारी मानसून पे आधारित थी। मानसून आएगा तो पानी गिरेगा और पानी गिरेगा तो हमारी फसल उगेगी और फसल अच्छी होगी, नहीं हुआ तो। और उस समय ऐसा दुर्भाग्य रहा भारत का कि बरसात ही नहीं हुई, मानसून आया ही नहीं, मानसून ने भी साथ छोड़ दिया और भारत बुरी तरीके से खाद्यान्न से ग्रस्त हो गया। उसी समय भारत में कृषि मूल्य आयोग की भी स्थापना की। भारत सरकार ने कहा कि हम सबसे न्यूनतम मूल्य पर खाद्यान्नों को खरीदेंगे और इसका भंडारण करेंगे, और जब जिस राज्य में भुखमरी फैलेगी तो हम बांटा करेंगे। उसी समय स्थापना हुई थी 1958 में, ठीक है। CSCP कृषि मूल्य लागत आयोग की स्थापना उसी समय की गई थी, ठीक है। कब? तृतीय पंचवर्षीय योजना में। अब सुनो, चौथी पंचवर्षीय योजना का दौर आया। चौथी पंचवर्षीय योजना 1966-1971, 1966 से 1971 की भी चौथी पंचवर्षीय योजना। 1966 से 1969 तक प्रथम अवकाश हुआ क्यों? क्योंकि खाद्यान्नों की पूर्ति थी, पंचवर्षीय योजना या कोई सिस्टम चल ही नहीं सकता था, इसलिए करना पड़ा। 1966 से 1967, 1967 से 1968, 1968 से 1969 तक 3 वार्षिक योजना सिंगल चलाई गई। ये पहला योजना अवकाश भारत में रहा। इंदिरा गांधी जी अमेरिका जाती हैं। अमेरिका में इनका उस तरीके से ना तो स्वागत किया जाता है, लेकिन बिठाया जाता है। 4 दिन तक व्हाइट हाउस में बिठाया जाता है। इंदिरा गांधी जी ने कहा कि अगर खाद्यान्न हो तुम्हारे पास देने के लिए तो दो, नहीं तो मेरी जनता तो बहुत बुरी तरीके से मर रही है, हम दूसरे देश में जाके कांटेक्ट करेंगे। तब इनको अमेरिका ने एक जहाज बोला कि लोड है और अब जहाज भेज दिया गया। जहाज को बताते हैं जब खोला गया कांडला बंदरगाह पे तो सड़ा खाद्यान्न निकला था, सड़ा अनाज निकला। और ये अमेरिका की दोगलापंती देखो, ये अमेरिका का व्यवहार देखो, भारत कमी से जूझ रहा था और इस अमेरिका का सहयोग देखो कि सड़ा खाद्यान्न उपस्थित करा दिया इसने भारत में। तब इंदिरा गांधी जी उस समय के ICAR के संस्थापक यानी डायरेक्टर MS स्वामीनाथन से मिली। इन्होंने कहा भारत खाद्यान्न की कमी से जूझ रहा है, आप कुछ करिए। तो उस समय मैक्सिको जो उत्तरी अमेरिका में पड़ता है, उत्तरी अमेरिका में एक देश था मैक्सिको। इस मैक्सिको में भी एक बार अकाल आया था, खाद्यान्न की कमी पड़ी थी। तो उस समय वहाँ डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग आए थे। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ने वहाँ पर नए उन्नत बीजों का उत्पादन किया था। ये बात डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने कभी सुनी थी। तब MS स्वामीनाथन जाते हैं, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग से मिलते हैं और वहाँ से उन्नत बीज लाते हैं। जो उन्नत बीज सबसे पहले पंतनगर विश्वविद्यालय में, उत्तर प्रदेश में पहले पंतनगर विश्वविद्यालय था, अब तो उत्तराखंड में हो गया 2000 बैठने के बाद। पंतनगर विश्वविद्यालय में सबसे पहले इन बीजों को तकनीकी से पैदा किया जाता है। उसके बाद सारे भारत में इन बीजों को बोया जाता है। ये बीज किस्म में छोटे थे, पौधा इनका छोटा होता था, लेकिन उपज इनकी लंबे पौधे से बहुत ज़्यादा थी। मोटे अनाजों की हरित क्रांति में सबसे ज़्यादा पैदावार होती है, उसमें गेहूँ की सबसे ज़्यादा पैदावार होती है। उस समय जो गेहूँ था उसको नाम दिया गया था, उस समय का जो उसका गेहूँ था उसको नाम दिया गया था कल्याण जो सोना, और जो चावल था उसको नाम दिया गया था जया और सुषमा। जया और सुषमा। तब जाके भारत में हरित क्रांति का जन्म हुआ। भारत में हरित क्रांति पूछी जाए तो 1966 से 1967 के बीच में आई थी। HYV हाई यील्डिंग वेराइटी का विकास हुआ भारत में। और हरित क्रांति शब्द अगर पूछा जाए किसने दिया था तो ध्यान रखना, हरित क्रांति शब्द विलियम गॉड ने दिया था, ठीक है। विलियम गॉड ने। हरित क्रांति का जनक भारत में कहा जाता है MS स्वामीनाथन को, और अगर विश्व में पूछा जाए तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को। अब समझ में आ गया कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई। तो सुनना, पंचवर्षीय योजना प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक। द्वितीय पंचवर्षीय योजना पूछी जाए तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 के बीच। तृतीय पंचवर्षीय योजना पूछी जाए तो 1961 से 1966 के बीच।
चौथी पंचवर्षीय योजना पूछी जाए तो देखो 1966 से 1969 तक ये रहा अवकाश, प्रथम अवकाश, ठीक है। उस चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 तक, क्योंकि ये पहला प्रथम अवकाश भी रहा 1966 से 1969, क्योंकि तृतीय पंचवर्षीय योजना में भारत पाक युद्ध के बाद हम पहला योजना अवकाश हमको करना पड़ा था। और हम इसको बता देंगे कि रटने का तरीका क्या है। रटने का तरीका ये है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी वो 1951, 1956, द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956, 1961, तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966। तो 3 पंचवर्षीय योजना हो गई और फिर हमने 3 साल का ले लिया आराम 1966 से 1969 तक। पहले हमने 3 साल 3 पंचवर्षीय योजनाओं में कार्य किया, फिर 3 पंचवर्षीय योजनाओं में 3 साल का मैंने किया आराम। फिर 1969 से 1974 ये चौथी पंचवर्षीय योजना, फिर 1974 से 1978 तक ये हमारी 5वीं पंचवर्षीय योजना। फिर 2 साल 2 पंचवर्षीय योजना मैंने कार्य किया, फिर 2 साल मैंने आराम ले लिया, ठीक है, रेस्ट ले लिया। तो ऐसे हम याद करवा देंगे सारी पंचवर्षीय योजना का क्या सन रही, क्या क्रम रहा। पहले पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या रहा, क्या रणनीति रही, दूसरे देशों के भारत के प्रति भारत किस तरीके से उन्नत किया, इनको समझते रहो, क्योंकि पैट में इस पंचवर्षीय योजना को डिस्कशन किया है उसने कि हम पूछेंगे। और क्लास कैसी लगी इसके बारे में हमें बताएं। और जय हिंद, जय सर।